तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर की सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसके जो टर्म है, ये चैप्टर का जो नाम है, इसका क्या मतलब है। लाइफ का तो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम यहाँ पे लाइफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट यानी बेसिक रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बुलाया जाता है, उसकी यूनिट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो क्या है, सेल। बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना तो सरवाइव कर सकता है, ना भी अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। मतलब जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, साथ में फंक्शनल यूनिट भी होता है। फंक्शनल यूनिट भी होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि जो हमारी बॉडी है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर सेल से मिलकर के ही बनता है। आप अपनी बॉडी का कोई सा भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, कोई सा भी पार्ट देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सेल से मिलकर के ही बना होता है। जैसे हम बात करें हमारा स्किन, तो जो हमारा स्किन बना होता है वो किसका बना होता है, एपिडर्मल सेल का या फिर डर्मल सेल का, स्किन सेल का। जो हमारी मसल होती है वो किसकी बनी होती है, मसल सेल या फिर मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है। जो हमारा ब्लड है उसमें कई तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एटसेट्रा। तो कोई भी ब्लड बॉडी का कंपोनेंट होगा वो सेल से मिलकर के ही बना होता है। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा सेल से ही मिला हुआ है। स्ट्रक्चर के अलावा जो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है, जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पे स्टार्ट होते हैं, सेल के लेवल पर स्टार्ट होते हैं, एक सेल से स्टार्ट होते हैं। आप कोई सा भी फंक्शन उठा करके देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, सेल लेवल से स्टार्ट होगा। जैसे सबसे पहला फंक्शन की बात करें, मूवमेंट। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, ज़्यादातर मूवमेंट्स को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी मसल। हमारे पास में मसल सेल्स होती हैं जो क्लस्टर होकर मसल का फॉर्मेशन करती हैं। जब ये मसल फाइबर्स आपस में कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसका साइज़ छोटा होता है, बड़ा होता है। और छोटा बड़े होने की वजह से जो बोन इसके साथ अटैच्ड रहती है वो मूव करती है। तो हमारा बॉडी का जितना भी ज़्यादातर मूवमेंट होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। और मसल के अंदर में एक्चुअल में क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, मसल के इंडिविजुअल सेल्स या फिर फाइबर्स। तो मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, मूवमेंट हो रहे होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन या फिर CO2 का जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, गैस का जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसको कौन कराता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, करवाने के लिए ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से और भी कोई कंपोनेंट देख सकते हैं आप। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्शन होता है बैक्टीरिया से पैथोजन से, वो कौन कराता है, रेड वाइट ब्लड सेल। जो हमारे WBC होते हैं वो हमारे लिए फ़ाइट करते हैं बैक्टीरिया से, पैथोजन से, तो हमारा प्रोटेक्शन ये करवाते हैं। तो कोई सा भी फंक्शन अगर आप अपनी बॉडी में देखेंगे तो वो अल्टीमेटली कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेल्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या है, सेल। इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सेल इज बेसिक प्लस फंडामेंटल, मतलब सबसे बुनियादी जो लेवल है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ। तो ये हमारे चैप्टर का मीनिंग होता है कि जो एक सेल है वो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, साथ में फंक्शनल कंपोनेंट भी है, यूनिट भी है। अब ये तो हमने बात करी है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक सेल होता क्या है भाई, एक सेल हमें किस तरह का दिखाई देगा, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। मतलब व्हाट इज सेल।
व्हाट इज अ सेल? एक सेल क्या होता है? सेल एक माइक्रोस्कोपिक एंटाइटी होती है। जर्नली अगर हम बात करें सेल की, तो सेल जर्नली एक माइक्रोस्कोपिक एंटाइटी है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोप से सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप से किसी सेल को हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें 3 कंपोनेंट्स दिखाई देने चाहिए। किसी भी सेल के अंदर में 3 कंपोनेंट्स हमें दिखाई देने चाहिए। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है डीएनए। ये 3 चीज़ें उसके पास में होनी चाहिए। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है, इसको एक डायग्राम की फॉर्म में बना करके समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है आउटर कवरिंग ऑफ सेल, एक बाहरी कवरिंग जो सेल को कवर करके रखती है, सेल को सराउंड करके रखती है। और इसी कवरिंग की मदद से जो सेल के अंदर वाला मटेरियल है उसका सेपरेशन सेल के बाहर वाले मटेरियल से किया जाता है। तो जो भी मटेरियल सेल के अंदर में है और जो मटेरियल सेल के बाहर में है, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं सेल के अंदर में जो मटेरियल भरा होता है, सेल के अंदर में जो मैट्रिक्स भरा होता है। तो जो भी मटेरियल सेल के अंदर में ये भरा हुआ है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो ये दूसरा कंपोनेंट है सेल का, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है मैट्रिक्स या फिर मटेरियल, और साइटो का मतलब होता है सेल। तो सेल का मटेरियल ही कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा है? सेमी फ्लूइड नेचर का, मतलब आधा फ्लूइड और आधा सॉलिड, जेली लाइक नेचर का ये होता है। और साइटोप्लाज्म का काम होता है कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल एक्टिविटीज़ चलने वाली हैं, वो सारी की सारी केमिकल एक्टिविटीज़ इसी साइटोप्लाज्म में ऑपरेट करती हैं। हमारा जो सेल है वो अल्टीमेटली बायोमोलिक्यूल्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का, डीएनए का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये कई सारी केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर में चलती हैं वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही ऑपरेट होती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेजर साइट है फॉर ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़। जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर चलती हैं, केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर चलती हैं, वो सारी साइटोप्लाज्म में ही ऑपरेट कर रही होती हैं। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं एक टाइम पर, लेकिन ये सारी रिएक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में या फिर एक रेगुलेटेड मैनर में ऑपरेट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो रैंडमली ऑपरेट कर रही होती हैं। वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, सिक्वेंशियल मैनर में, एक दूसरे के साथ में कंट्रोल्ड मैनर में चल रही होती हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का जो काम है, जो जिम्मा है, वो किसके पास में है? डीएनए नाम के एक मॉलिक्यूल के पास में। तो सेल के पास में जो तीसरा कंपोनेंट होता है इंपॉर्टेंट, वो है डीएनए। डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर चलने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल में चलती हैं उसका कंट्रोल या रेगुलेशन डीएनए के थ्रू ही होता है। ज़्यादातर सेल में हमें ये देखने को मिलता है कि डीएनए के ऊपर एक कवरिंग होती है, डीएनए के ऊपर में एक कवरिंग दिखाई पड़ती है जो इसको सेपरेट करती है रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म से।
तो डीएनए के ऊपर में ज़्यादातर सेल में क्या दिखाई पड़ता है, एक कवरिंग दिखाई पड़ती है, एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, एक एडिशनल मेम्ब्रेन जो उसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर में जो डीएनए है, इन दोनों को मिला करके बनता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहाँ पर डीएनए है, डीएनए के ऊपर में जो मेम्ब्रेन है, उन दोनों को मिला करके बोला जाता है न्यूक्लियस। तो कई बार हम डीएनए की जगह आपने देखा होगा कुछ बुक्स में न्यूक्लियस लिखा होता है, तो वो भी ठीक है। तो डीएनए हो या फिर न्यूक्लियस हो, ये हमारे पास में सेल में पाया जाना चाहिए। अब ये तीनों कंपोनेंट्स जिस भी सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिस भी सेल के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उस सेल को बुलाया जाता है कि उसके पास में कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर है। जिस सेल के पास में ये तीनों होते हैं उसको बुलाया जाता है कि उसका सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट है। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी एब्सेंट होगा, अगर इनमें से कोई सा भी कंपोनेंट एब्सेंट है, तो वहाँ पे हमें इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर, अगर कोई भी एक कंपोनेंट ऊपर वाले तीनों में से एब्सेंट हो, माइनस हो। इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वायरस में, जहाँ पे साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जहाँ पे उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। हमें देखने को मिलता है कई सारे अडल्ट सेल के अंदर में, जैसे ह्यूमन आरबीसी जो होता है, ह्यूमंस का जो आरबीसी होता है, वहाँ पर डीएनए एब्सेंट होता है, उसका खुद का डीएनए या खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे ही और भी बहुत सारे सेल होते हैं जिनके पास में इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा सेल जिसके पास में इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर होगा, वो कभी भी इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको अपनी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए किसी दूसरे सेल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें वायरस का, तो जो वायरस होता है वो किसी दूसरे सेल के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास में खुद की साइटोप्लाज्म तो है नहीं। जब इसके पास में खुद का साइटोप्लाज्म है ही नहीं, तो इसके अंदर में केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, वो कहाँ पर चलेंगी, वो इसके अंदर में खुद से नहीं चल सकती। ये अपनी केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए क्या करता है, किसी दूसरे सेल को हाईजैक करता है, किसी दूसरे सेल को अटैक करेगा, उस सेल के अंदर में एंटर करेगा। अब ये जो सेल है इसका साइटोप्लाज्म इस्तेमाल करेगा और इसके साइटोप्लाज्म में अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ को चलाने लगेगा। तो वायरस को सर्वाइव करने के लिए, वायरस को अपनी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब वायरस कभी भी इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह से जो हमारा अडल्ट सेल होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे आरबीसी हो गया, ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वायरस। जो इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर है उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वायरस। वायरस के पास में अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता। वायरस के पास में अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता। अगर इसके पास अपना साइटोप्लाज्म है ही नहीं, इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर है, तो क्या वायरस इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है? कभी भी नहीं। इसको सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म यूज़ करना पड़ेगा।
तो वायरस कैसे सर्वाइव करता है? वायरस सर्वाइव करने के लिए अपनी केमिकल रिएक्शंस को ऑपरेट कराने के लिए किसी दूसरे सेल को अटैक करता है, उसके अंदर एंटर कर जाता है। एक बार जब ये दूसरे सेल के अंदर एंटर करता है तो इस दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म इस्तेमाल करके अपनी केमिकल रिएक्शंस को इस होस्ट के सेल में या फिर इस के दूसरे वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ऑपरेट करवाता है और फिर वहाँ जाकर के लिविंग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो क्योंकि वायरस के पास में कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये कभी भी इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर वाले सेल होते हैं जो कभी भी इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसमें हमारा देखने को मिलता है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनके पास में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। उनके पास साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, बट खुद का साइटोप्लाज्म, खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे सेल हमें दिखाई पड़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर हमें इस तरह के सेल दिखाई पड़ते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल दिखाई पड़ते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कैसे चलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, मल्टीपल सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल सेल के पास में खुद का डीएनए नहीं है, मान लीजिए ये जो सेल है इसके पास में खुद का डीएनए नहीं है, तो इसके जो आसपास वाले सेल होते हैं वो इसके फंक्शन को रेगुलेट करवाते हैं। मतलब ये अपने सर्वाइवल के लिए, अपने कंट्रोल के लिए किस पे डिपेंडेंट है? अपने आसपास वाले सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है वो भी मिल जाएंगे। तो कोई सा भी कंडीशन हो, चाहे उसके पास साइटोप्लाज्म ना हो जैसा वायरस के पास नहीं है, चाहे उसके पास में न्यूक्लियस ना हो जैसा कि डीएनए ना हो जैसा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कई सारे सेल में देखने को मिलता है, पर ऐसे सेल कभी भी इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनकी एक्टिविटीज़ को दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे का हेल्प ये लेते हैं। तो ये है कि एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, एक सेल स्ट्रक्चर किसको बुलाया जाता है। अब सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, भाई सेल स्ट्रक्चर हमें नेकेड आइज से तो दिखाई नहीं देता। सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, हमें एक बार उन टेक्निक्स का ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो सेल को पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी। विदाउट माइक्रोस्कोप आप कभी भी सेल को स्टडी नहीं कर पाओगे। माइक्रोस्कोप यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उसका साइज मल्टीप्लाई करके दिखाता है। जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। माइक्रोस्कोप को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरा है आज के टाइम का मॉडर्न माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास में दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप पहले का माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप की ही डिस्कवरी हुई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज के टाइम का माइक्रोस्कोप है, एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में वाइट लाइट की मदद से वाइट लाइट को एक सैंपल पे फॉल कराते हैं, वाइट लाइट को एक सैंपल पे गिराते हैं, और फिर यहाँ से उस सैंपल से निकल करके लाइट कहाँ जाती है? हमारी आँखों में। हम डायरेक्टली इसको विजुअलाइज करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये होता है लाइट माइक्रोस्कोपी का कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं।
इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल पर पड़ती है और सैंपल पे पड़ने के बाद में ये एक डिटेक्टर होता है यहाँ पे। इस डिटेक्टर पे एक पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट कर देती है और इस पैटर्न को हम कंप्यूटेशनल मेथड से इमेज जनरेट करते हैं। डायरेक्टली आंखों से ये इमेज नहीं दिखाई देती है। कहाँ पे इमेज दिखाई देती है? कंप्यूटर से। तो ये एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप है और लाइट माइक्रोस्कोप पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप है। जो मैग्निफिकेशन रेंज भी होती है, तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन रेंज माइक्रोमीटर साइज में होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर रेंज साइज में होती है। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर रेंज साइज में इसका मैग्निफिकेशन होता है। तो दोनों का मैग्निफिकेशन भी बहुत अलग अलग होता है। लाइट माइक्रोस्कोप से हम सेल को देख सकते हैं और बड़ी बड़ी एक तो हम सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेल के साथ में जो बड़े बड़े सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं, जो बड़े साइज़ के हैं, माइक्रोमीटर साइज़ के हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर में, बहुत ही माइन्यूट कंपोनेंट होते हैं, उनको देखने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल के अंदर में छोटी से छोटी डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें कंप्लीट सेल पढ़ना हो, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर, तो वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पूरे के पूरे सेल को हम पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े बहुत पॉइंट्स याद होने चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ज़्यादा बातें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं। बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमें ये पता है कि किन किन कंपोनेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बातें जो की गई हैं वो है लाइट माइक्रोस्कोपी की। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम सैंपल को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाइट लाइट। हम यहाँ से वाइट लाइट डालेंगे, वाइट लाइट जाके सैंपल पे पड़ेगी, फिर सैंपल से होकर के ये कहाँ जाएगी? हमारी आँखों में पड़ेगी। ये होता है लाइट माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल। पर दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पे वाइट लाइट डाल रहे हो, अगर आप यहाँ पे वाइट लाइट डाल रहे हो सैंपल पे, तो जो लाइट यहाँ पे आपकी आँखों पे पड़ेगी वो भी वाइट लाइट की फॉर्म में ही पड़ेगी। अब जब वाइट लाइट एक सैंपल से गुजरता है, एक सेल से गुजरता है, तो जो सेल होता है, भाई सेल कैसा है? सेल ज़्यादातर कंपोनेंट सेल के कलरलेस होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं। तो सेल आपको कैसा दिखाई देगा? पूरा का पूरा वाइट वाइट। भाई सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपको सिर्फ वाइट वाइट दिखाई देंगे। तो क्या आप सेल के अंदर में उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? चीज़ों को अलग अलग पहचान पाएंगे? नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सेल वाइट दिखाई देगा, बिल्कुल वाइट इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप सेल को पहचान नहीं पाएंगे, सेल के अंदर चीज़ों को पहचान नहीं पाएंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप में एक पर्टिकुलर सेल को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में ही एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है स्टेनिंग। स्टेनिंग को हम कलरिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे एक कलर्ड मॉलिक्यूल होता है, स्टेन होता है, डाई होता है, और उस डाई की मदद से हम सेल को या फिर सेल के किसी कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं। और जब सेल का एक कंपोनेंट एक पर्टिकुलर कलर ले लेता है तो उसको हम विजुअलाइज करना ईजी हो जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप में फिर उसको देखना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो स्टेनिंग में हम क्या करते हैं? एक स्टेन की मदद लेते हैं, डाई की मदद लेते हैं, या फिर कलर्ड मॉलिक्यूल की मदद लेते हैं। जब हम ये कलर्ड मॉलिक्यूल एक सेल पे डाल देते हैं, मान लीजिए हमने ये सेल है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये छोटे छोटे, जब हमने इस सेल के किसी एक कंपोनेंट को कलर कर दिया, मान लो इसको कलर कर दिया,
तो क्या अब इसको विजुअलाइज करना, इसको हरे कलर से कर देते हैं, इसको विजुअलाइज करना, इसको ऑब्जर्व करना ईजी हो जाएगा बिल्कुल। तो स्टेनिंग की मदद से हम कॉन्ट्रास्ट डेवलप करते हैं, कलर डेवलप करते हैं, और उस कलर की मदद से हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को या फिर पूरे के पूरे सेल को भी कलर कर सकते हैं। हो सकता है हम पूरे के पूरे सेल को देखने के लिए पूरे के पूरे सेल को कलर कर दें। तो इससे हम एक सेल को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे या फिर उसके किसी कंपोनेंट को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग का यूज़ क्या है? स्टेनिंग का यूज़ है सेल को विजुअलाइज करना, सेल को ऑब्जर्व करने के लिए उसमें कॉन्ट्रास्ट डेवलप करना, या फिर सेल के अंदर किसी कंपोनेंट को, जो सेल का कोई कंपोनेंट है, सेल्यूलर कंपोनेंट है, उसको विजुअलाइज करना, या लास्ट होता है डिस्टिंग्विश करना। दो सेल को अलग अलग बिटवीन टू सेल, दो अलग अलग सेल्स को आपस में डिस्टिंग्विश करना। इन तीनों कामों के लिए हम स्टेनिंग की मदद ले सकते हैं। स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइट माइक्रोस्कोपी में, और बहुत बार आप पूरे इस चैप्टर में कई जगहों पर स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अब ये तो बात हो गई हम सेल को पढ़ते कैसे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग। हमने दो टेक्निक्स की यहाँ पे बात की है। अब हिस्ट्री में किसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, किस तरह से सेल की डिस्कवरी आगे बढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी अब यहाँ पे पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। जो सबसे पहला सेल किसी ने भी ऑब्जर्व किया है वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो लिविंग सेल ना होकर के डेड सेल था। मतलब वो सेल ना होकर के सेल का रिमेनिंग पार्ट था। एक बार जब सेल की डेथ हो जाती है तो उसमें जो कंपोनेंट बच जाता है वो उन्होंने देखा था। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ज़रूरी नहीं है। इन्होंने लिविंग सेल को पहली बार ऑब्जर्व नहीं किया। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने सबसे पहले किसी लिविंग सेल को, जिंदा सेल को ऑब्जर्व किया। अब जो माइक्रोस्कोप है उसी की मदद से एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल को देखा होगा या फिर रॉबर्ट हुक ने भी सेल को देखा होगा। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है, जैसे जैसे सेल के अंदर में माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट होता गया, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने सेल के अंदर स्टडी करना स्टार्ट किया। अभी तक तो हम सेल को देख रहे थे, सेल को बाहर से विजुअलाइज कर रहे थे। जब माइक्रोस्कोप में कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता गया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स हम जिनको बोलते हैं, उसको भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो किसी साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को देखा, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने किसी दूसरे कंपोनेंट को देखा। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल एक ऑर्डर में है। मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स हैं, तो जो बड़े ऑर्गेनेल्स हैं उनको पहले ऑब्जर्व किया जाएगा और जो छोटे ऑर्गेनेल्स हैं उनको बाद में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो जो जितना बड़ा ऑर्गेनेल है या फिर लार्जर साइज का जो ऑर्गेनेल होगा, लार्जर साइज का जो कंपोनेंट होगा, उसको अर्ली डिस्कवर किया गया है, और जो स्मॉलर साइज का होगा उसकी डिस्कवरी लेट हुई है, लेट डिस्कवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिस्कवरी या फिर लेट डिस्कवरी। ये किस पे डिपेंड करेगा? उनकी साइज पे। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट एक एक करके अलग अलग चीज़ों को सेल के अंदर में पढ़ते हुए जा रहे हैं।
और जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बार डिस्कवर हो गया तो उसके बाद तो हम सेल के अंदर हर एक डिटेल को पढ़ने में कामयाब हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे हमें सेल के अंदर हर एक चीज़ मालूम है, छोटी से छोटी चीज़ मालूम है।